So इस वीक इस वाले सेशन में हम सबसे पहले तो पाइथन के बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे एक बार कॉज एक सेकंड। हाँ, तो इस वीक सबसे पहले हम पाइथन के बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले, एंड उसके बाद द डिफरेंट लाइब्रेरीज दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर मशीन लर्निंग। सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन पाइथन, या पाइथन का अंदाजा होगा सबको, राइट? कोई ऐसा है जिसने आज तक कभी पाइथन यूज नहीं करा है? हाँ, मैंने नहीं किया कभी। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हेलो। हाँ, तो क्या कह रहे थे, कौन है जिसने पाइथन नहीं करी है? तो पाइथन के अलावा और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों ने करी हो स्कूल में, या कुछ भी ऐसा? तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग आइडिया है, राइट? कोई ऐसा है जिसने आज तक कभी प्रोग्रामिंग ही ना करी हो? हाँ, बेसिक ही चाहिए होता है, ऐसा कोई एडवांस नॉलेज चाहिए नहीं होती है। बेसिक ही मतलब एरेज वगैरह, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी खुद से क्रिएट नहीं करना होता है पाइथन की, जो सबसे अच्छी बात है। इसमें आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी फंक्शंस के थ्रू क्रिएट करे हुए मिलते हैं। तो इसमें आपको कुछ स्पेशल करना नहीं होता है, तो इवन इफ यू नो बेसिक्स दैट्स इनफ। सो आई गेस मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी प्रोग्रामिंग आज तक नहीं करी है, राइट? तो तो आप ना फीडबैक वगैरह दो, कुछ बोलो। माइक्स वगैरह ऑफ रखने के लिए नहीं है, बस बोलो बोलो। थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ इसे। वो अगर मतलब सबने करी है, तो फिर द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि देयर इज आई हैव कलेक्टेड अ फ्यू रिसोर्सेज टू गेट स्टार्टेड विद पाइथन, जिन्होंने पाइथन कभी आज से पहले नहीं पढ़ी है। उसमें द बेसिक्स आर कवर्ड, द वंस दैट यू विल बी यूजिंग। लेट मी जस्ट शेयर देम विद यू, जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो मैंने रिपॉजिटरी की लिंक शेयर कर दी है। लाइक इसमें अभी मैंने सब कुछ ऐड नहीं करा है, लेकिन आई हैव स्टार्टेड विद द बेसिक्स। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, एक सेकंड। सबने स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया होगा। तो जिन्होंने लाइक आज से पहले कभी पाइथन यूज नहीं करा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं मशीन लर्निंग या मतलब किसी भी डीप लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए। इधर यू कैन इंस्टॉल पाइथन के आईडी ऑन योर ओन डिवाइस, और यू कैन यूज कोलैब। दोनों ऑप्शंस इक्वली अच्छे हैं। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपको डीप लर्निंग आगे करनी है तो यू शुड जस्ट स्टार्ट विथ कोलैब। कोई कुछ कह रहा था? हाँ Hello, बोलो। I am here. I am here. अबे मेरे को लगा कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका नाम क्या है सर? भाई मेरा नाम मोहम्मद हसान है। और कुछ? नहीं, बस इतना ही सर। अच्छा, चलो। सो देखो, मतलब द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग अ गुड आईडी। सो इन केस मतलब अगर आपके पास एक अच्छा जीपीयू है या आपके पास एक अच्छा सीपीयू है, देखो मशीन लर्निंग का मैक्सिमम काम सीपीयू पे हो जाता है। सो इन केस यू हैव अ गुड इनफ सीपीयू, मतलब i5 या i7 है, 10th gen 9th gen, so you can go and start with Anaconda itself. In case you don't have a good enough CPU या तुम्हारे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है जिसमें मतलब 8 GB तक रैम हो, तो फिर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि यू शुड गो एंड स्टार्ट ऑन कोलैब। सो आई जस्ट शो यू बोथ द इंटरफेसेस, एंड मतलब दोनों क्वाइट सिमिलर हैं। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए मैंने लिंक यहीं पे दे दी है। सो इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज, मतलब जिनके पास भी विंडोज है वो इस चीज का मतलब इसमें सच कुछ इतना मुश्किल है नहीं इंस्टॉलेशन के लिए। विंडोज के लिए नॉर्मल अपना यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप जो इंस्टॉल करें वो आप GUI इंस्टॉल करें, बिकॉज इसके दो वो आते हैं वर्जन, एक GUI है एंड एक इसका जो नॉर्मल है वो है मतलब बस एनाकोंडा का जो कमांड शेल आता है। तो मेक श्योर कि आप GUI इंस्टॉल करें, बिकॉज आगे जाके आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए GUI की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैक ओएस एंड लिनक्स में भी सेम है, सेम स्टेप्स है, मतलब वेबसाइट पे सब कुछ क्लियर है। So this is how your normal Anaconda, तो नहीं मतलब Jupyter file should look like. तो अगर आप बोथ इंटरफेस को कंपेयर करिएगा तो इट्स लाइक टोटली द सेम। ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, चाहे आप कोलैब यूज करें या जुपिटर यूज करें। So even if you like start with Colab and बाद में deep learning के लिए you want, if you start with Jupyter and बाद में deep learning के लिए you actually want to shift to Colab, ज्यादा कुछ ऐसे issues आएंगे नहीं अंडरस्टैंडिंग में। दोनों ने नोटबुक पैटर्न सेम फॉलो करा है, एंड द रीजन व्हाई वी एक्चुअली फॉलो अ नोटबुक पैटर्न rather than writing the whole code together is because of the fact कि हमारे पास जो है डिबगिंग हमें बहुत ज्यादा करनी होती है इनिशियल स्टेज में।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर सी प्लस प्लस या जावा कर रहे होंगे तो उसमें आपने लाइक पूरा कोड एक ही बार में आप एक चंक लिख देते हैं एंड
टाइप्स हो वो कांस्टेंट रहें। कॉज पाइथन इंश्योर्स की मतलब अगर तुम किसी इंट को इंट से डिवाइड कर रहे हो तो यूजुअली तुम्हारा जो रिमाइंडर है या जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वो फ्लोट नहीं आता है, दैट रिमेन्स एन इंट अनलेस एंड अनटिल तुम स्पेसिफिकली मेंशन कर दो कि तुम्हें जो रिजल्ट है वो एज अ फ्लोट चाहिए। तो इन केस मतलब तुम कल को कभी यूज कर जो किसी प्रॉब्लम में, तो जस्ट मेक श्योर कि तुम वहां पे उस चीज को मेंशन कर दो एक्सप्लिसिटली दैट यू वांट अ फ्लोट, अदरवाइज तुम्हारे पास इंट आएगा एंड तुम्हारा पूरा कोड उस वजह से खराब हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज विद डेटा टाइप्स। पाइथन में मतलब जो डेटा टाइप्स हैं वो डायनेमिकली असाइन होती हैं। तो तुम फर्स्ट लाइन में यू कैन से दैट a इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग वैल्यू abc एंड सेकेंड लाइन में यू कैन सिंपली असाइन एनी इंटीजर टू a एंड बोथ ऑफ देम वुड वर्क। तो मेक श्योर कि तुम कभी भी वेरिएबल्स का नाम रीयूज ना कर रहे हो अपने कोड में, वरना वो एरर नहीं शो करेगा, वो सीधे उस चीज को रन कर देगा एंड विल बी वेरी कंफ्यूज कि तुम्हारे वेरिएबल्स के बीच में क्या दिक्कत आ गई है। एंड द अदर थिंग इज लिस्ट्स एंड टपल्स। ये दोनों तुम सबसे ज्यादा यूज करोगे, चाहे वो तुम मशीन लर्निंग की बात करो या डीप लर्निंग की बात करो। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे लिस्ट टपल्स के जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही क्लियर हो। लाइक लेट्स हैव अ लुक एट लिस्ट। तो जस्ट लाइक तुम्हारे पास C++ में arrays होती है, similarly we have a list in Python. The best part about this list in Python is कि हम एक लिस्ट में strings अटैच कर सकते हैं, हम एक लिस्ट में strings numbers दोनों एक साथ रख सकते हैं। and the most interesting part is that तुम एक लिस्ट को मतलब जैसा अगर हम C++ की बात करें तो हमें अपने एरे का साइज पहले से डिफाइन करके देना होता है, और एल्स वी नीड टू यूज पॉइंटर्स टू लाइक डायनामिकली असाइन द साइज। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पाइथन में लाइक यू कैन इनिशिएट एन एम्प्टी लिस्ट एंड उसमें तुम 100 वैल्यूज 200 वैल्यूज 4000 वैल्यूज तक आराम से अपेंड कर सकते हो बिना किसी इशू के, एंड एट द सेम टाइम तुम उसे पूरा एक साथ रिमूव कर सकते हो। पाइथन डज नॉट रियली केयर अबाउट दैट मेमोरी अब एट ऑल। तो तुम्हें मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा या तुम्हें मतलब डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी को लेके ज्यादा दिक्कत आएगी। जस्ट इनिशिएट एन एम्प्टी लिस्ट व्हेनेवर यू वांट एंड उसमें तुम्हें जब अपने हिसाब से जो वैल्यूज अपेंड करनी है वो तुम कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि तुम्हारे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, विच इज अगेन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूजुअली हम जो लिस्ट्स का यूज करते हैं वो हम करते हैं अपने लॉसेस को रखने के लिए किसी भी फंक्शन के, अपनी एक्यूरेसीज को स्टोर करने के लिए। तो इन केस इवन इफ तुम्हारा लाइक जो मॉडल है वो एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन मीन्स कि मतलब मैंने एक एक्यूरेसी अचीव कर लिया एंड उसके बाद वो मेरी एक्यूरेसी हर एक पहुंच के बाद सेम ही रहती है, द एक्यूरेसी डज नॉट इम्प्रूव, इट डज नॉट गो डाउन। तो इन दैट केस जो तुम्हारी लिस्ट में वैल्यूज अपेंड होंगी वो डुप्लीकेट वैल्यूज ही अपेंड होंगी एंड दैट वुड नॉट क्रिएट एनी इशू विथ योर लिस्ट। हम एक लिस्ट की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द लेंथ फंक्शन, एंड उसके अलावा हम एक लिस्ट को बुलियन वैल्यूज दे सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकते हैं, एंड वी कैन लाइक कंबाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे इन्होंने लाइक स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर, बुलियन वैल्यू, इंटीजर अगेन एंड स्ट्रिंग सब एक साथ दे रखा है। सो पाइथन डज नॉट रियली केयर कि मतलब तुम्हारी जो लिस्ट है उसमें उसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही हैं, यू कैन स्टोर एवरीथिंग यू वांट इनसाइड दैट। तो लिस्ट में किसी को एज सच कोई दिक्कत है? भाई माइक ऑन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लिख के बता दो कि इनकेस कोई दिक्कत है तो बता दो।
ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग विथ लिस्ट इज कि अब हमने लिस्ट बना ली, हमने उसमें वैल्यूज अपेंड कर ली। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मतलब लेकिन जिसने भी मतलब मशीन लर्निंग के बेसिक्स करे होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि यू कैन नॉट एक्चुअली लाइक तुम्हारे मशीन लर्निंग के फंक्शन लिस्ट पे काम नहीं करते हैं, दे नीड एरेज। सो व्हाट नाउ यू कैन डू इज कि एक बार जब तुम्हारा लिस्ट का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, देयर इज दिस पाइथन की लाइब्रेरी numpy जो तुम्हें इजीली अलाउ करती है न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए, एंड इट एक्चुअली हैज वेरी गुड बिल्ट इन फंक्शंस जो तुम्हें लाइक सीधे लिस्ट से एरेज बनाना अलाउ कर देते हैं। जस्ट शो यू। तो numpy is like basically तुम्हारा arrays create करने का tool. It allows you to create arrays of multiple access together. And a basic example is कि मतलब या तो तुम numpy से सीधे arrays बना सकते हो। Another thing that you can do is कि तुमने numpy को एक list दे दी and वो उस list से array बना देगा। Like यहाँ तुमने जैसे किया है a is equal to np dot array and देखो तुमने array के अंदर एक list पास कर दिया। तो सिंपल इस तरह से बेसिकली तुम्हारा numpy किसी भी लिस्ट का एरे बना देता है। इट्स एज इजी एज दैट। सो लिस्ट के बाद द नेक्स्ट डेटा टाइप्स दैट वी हैव इज टपल्स जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सो टपल के साथ द थिंग इज कि टपल इज अगेन अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड इट इज अनचेंजेबल। So the reason why we use tuple is because of the fact that these are unchangeable. So even if at a point मेरे कोड में कहीं एरर हो गया एंड मैंने मतलब यूजुअली हम टपल्स को तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं ऑफ द सेम टाइप। मतलब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं ऑफ द सेम टाइप, तो हम उन्हें स्टोर करने के लिए टपल यूज करते हैं। देयर आर लाइक मेनी डेटा सेट्स जिनके जो वैल्यूज होते हैं वो हमें टपल्स में क्रिएट किए हुए मिलते हैं। एंड द ओनली रीजन इट इज यूज इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अनचेंजेबल। इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। इफ यू आर वर्किंग विद टाइम सीरीज डेटा तो तुम्हें मोस्टली मिलेगा कि जो तुम्हारा टाइम सीरीज डेटा का फॉर्मेट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टपल। बस रीड करने का तरीका वही सेम है कि एक्सेप्ट फॉर स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लाइक राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं। इंडेक्स इसमें भी वही सेम रहता है लाइक 0 1 2 3 4। लेंथ कैन बी फाउंड आउट यूजिंग लेंथ फंक्शन। एंड बस इतना ही था टपल में। And again tuple again allows you to like have multiple data types within it, लेकिन जो मेन मतलब अगर तुम डेटा सेट वगैरह में देखोगे तो they use it to store the similar data types together in time series. Next you have dictionaries, and dictionaries का जो मतलब तुम मेन यूज करते हो that is to store मॉडल के पैरामीटर्स या अपने ट्रेनिंग के पैरामीटर्स किसी भी टाइम पे। बिकॉज व्हाट डिक्शनरी एक्चुअली डज इज कि जिस तरह से C++ में यू हैव हैश मैप्स जहाँ पे बेसिकली यू हैव अ की एंड यू हैव अ वैल्यू असाइन टू अ की, सिमिलरली यहाँ पे डिक्शनरी में यू हैव अ की एंड यू हैव अ नेम असाइन टू द की। नाउ इसमें हम बेसिकली से यूज इसलिए करते हैं बिकॉज जो हमारा वैल्यू एंड की होता है, सो द की कैन बी अ स्ट्रिंग and the value can be both string or an integer or anything. It can even be a list. You can like assign a complete list to a key inside a dictionary. So usually इसका जो usage होता है वो होता है क्या कहते हैं तुम्हारे
मॉडल के पैरामीटर्स को स्टोर करने के लिए जिन्होंने लाइक अब तक मशीन लर्निंग वगैरह के बेसिक्स कवर करे होंगे, सो दे वुड नो अबाउट some terms of hyper parameters like learning rate होता है हमारे पास, then we have तुम्हारे क्या कहते हैं डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, लर्निंग रेट स्केड्यूलर होता है जहाँ पे हम लर्निंग रेट को धीरे धीरे वेरी करवाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ डिक्शनरी. Similarly, like even if you are like creating a neural network from scratch, तो हम डिक्शनरीज को बेसिकली यूज करते हैं अपने वेट मेट्रिसेस एंड बायस मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए. लाइक मोस्ट ऑफ यू माइट बी यूजिंग ऑक्टेव के फंक्शन जहाँ पे यू क्रिएट दोज मैट्रिक्स एंड फिर उससे मल्टीप्लाई करके तुम्हारा रिजल्ट आता है. सो दैट कैन इजिली बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी, ताकि इफ यू हैव लाइक मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क तो तुम्हारे लेयर्स के बीच में कंफ्यूजन ना हो उनकी वेट मेट्रिक्स के बीच में. बस इतना यूज है हमारे केस में. तो अब तक किसी को कुछ डाउट? एक बार बताएंगे कि आपका प्लान क्या है ये सेशंस में? भाई देखो, मेरा एक्चुअल प्लान जो था दैट वाज कि आज मैं मतलब पाइथन के कुछ बेसिक्स बता दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई एक्चुअली प्लान इज कि हम लाइक कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स या हम कुछ मतलब मशीन लर्निंग के बेसिक्स को शुरू कर सकें. और मेरा जो मतलब मेन टारगेट था दैट वाज कि हम एक बार में या तो लाइक वी कैन डिस्कस एन एल्गो और लाइक वी कैन डिस्कस अ गुड इनफ रिसर्च पेपर एक साथ, ताकि मतलब सबको समझ में आए वो चीज. मतलब लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं? लाइक हाँ, लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या मतलब अगर उससे कुछ बेसिक होता है जो नॉर्मल तुम्हारे वेट मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होता है वहां वहां से तक स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स लाइक टोटली अपॉन द गाइज हु आर पार्टिसिपेटिंग, कि अगर वरना अगर उनके पास कोई अच्छा पेपर है, उनके पास कोई अच्छा आइडिया दैट दे वुड लाइक टू डिस्कस, दैट दे वुड लाइक टू लाइक टॉक अबाउट विद इन द सेशन, तो हम उससे शुरू कर सकते हैं. इट्स लाइक टोटली अप टू द गाइज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द टॉक, कि लाइक इफ यू गाइज हैव समथिंग टू शेयर तुम उसके बारे में बता सकते हो, एंड लाइक वी कैन talk about that in our session. Or if you guys don't have anything, तब मैं अपना आइडियाज शेयर कर सकता हूँ. वी आर टेकिंग धीरे धीरे कि बेसिक से एडवांस तक जाने का वो पाथ है, ताकि जो लोग मतलब जीरो हैं लाइक मी, वो लोग भी मतलब ट्रैक पे रहें, वो लोग भी सीख पाए. तो पाइथन में इसके अलावा लाइक तुम्हारे पास एंड में क्लासेस वगैरह होती हैं जो तुम डीप लर्निंग में यूज करते हो, एंड अरेज मैंने बता ही दिया. सो उसके अलावा अब कम्स तुम्हारी लाइब्रेरीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. एंड उन लाइब्रेरीज में से NumPy आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. NumPy इतना मतलब NumPy is only used for arrays, लेकिन the most important part of any data set, like चाहे तुम linear regression करो या तुम किसी deep learning problem तक चले जाओ, the very important part is तुम्हारा data set का visualization. Because unless and until you don't know how what your data looks like or how your data looks, तुम उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हो. Need to actually have a basic understanding कि तुम किस टाइप के डेटा पे काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें मुझे ये बोला गया है कि एक रिग्रेशन एल्गो लगाना है, लेकिन मैंने डेटा कुछ विजुअलाइज नहीं किया, मैंने सीधे उसमें लीनियर रिग्रेशन लेके शुरू कर दिया काम करना. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा कि मेरे मॉडल की जो एक्यूरेसी है, या रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में वी यूजुअली हैव द मीन स्क्वायर्ड एरर, तो मेरे मॉडल का जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है. एंड फिर जब मैंने डेटा को विजुअलाइज करके देखा तो मैंने देखा कि मेरा डेटा इज नॉट एट ऑल लीनियर, इट्स लाइक ऑफ द पैराबोला के शेप
का है, it's of some non-linear shape. So the most important part when it comes to your data is कि तुम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हो या नहीं करते हो. एंड बिलीव मी, मतलब जब हम शुरू करते हैं सो अ लॉट ऑफ अस, जब भी हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को लेके शुरू करते हैं, वी एक्चुअली स्पेंड लाइक एंड दिस इज बेसिकली डन टू अवॉइड कंफ्यूजन कि मतलब मैं किसी भी लाइब्रेरी को डबल बार इंपोर्ट ना कर दूं, मैं डुप्लीकेट इंपोर्ट ना करूं लाइब्रेरीज को, बिकॉज पाइथन उसमें भी एरर दे देता है कि अगर तुमने 2 बार इंपोर्ट numpy as np करा है तो पाइथन उसमें एक तुम्हें एरर थ्रो करेगा. सो जस्ट मेक श्योर कि तुम कभी भी डबल वो ना करो इंपोर्ट लाइब्रेरीज का. सो इफ लाइक वी सी, इन लोगों ने खुद से अपने एरेज डिक्लेयर कर रखे हैं एंड उस एरे के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड भी डिस्क्राइब कर रखा है. एंड देन देयर इज अ फंक्शन plt.plot जो तुम्हें बेसिक सा मतलब एक लाइन प्लॉट कर ग्राफ प्लॉट करके देता है, जिसमें लाइक द एक्स एक्सिस में दे हैव पास्ड ईयर्स एंड वाई एक्सिस में वी हैव पास्ड द पॉपुलेशन. So as you can see, इन्होंने मतलब with the passage of years population को प्लॉट करने की कोशिश करी है. तो similarly क्या कि जब इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर रहे थे तो उसमें 2 पे पूरा मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट नहीं करा है, इन्होंने उस क्लास के स्पेसिफिक फंक्शंस को इंपोर्ट करा है. नाउ व्हेन यू रीड अबाउट पाइथन की क्लासेस, सो यू विल नो कि व्हेन आई राइट द क्लास का नेम डॉट अ नेम, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं उस क्लास के एक स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शन सेक्शन को ही इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ. जैसे इसमें इसने क्या करा है, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot. मैटप्लॉटलिब जो तुम्हारी लाइब्रेरी है दैट हैज मल्टीपल फंक्शंस. उसमें इमेज जनरेशन के भी फंक्शंस हैं, इमेज व्यू करने के फंक्शंस हैं, तुम्हारे ग्राफ प्लॉट करने के फंक्शंस हैं, मतलब मल्टीपल चीजें करती है वो. तो इसने उस पूरी लाइब्रेरी से जो पाइथन प्लॉटिंग के लिए बेसिकली यूज होता है डॉट pyplot, उस स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करा है बस. सिमिलरली इसने मैटप्लॉटलिब के जो इमेज फंक्शंस हैं उस चीज को यहाँ पे इंपोर्ट करा है. बेसिकली ये अवॉइड इनलाइन को क्या, हाँ, तो परसेंटेज डॉट इनलाइन. देखो यूजुअली अगर तुम मतलब एक नोटबुक में काम कर रहे हो, लाइक अगर तुम जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो, तो यू नीड टू टेल मैटप्लॉटलिब जो तुम्हें ग्राफ चाहिए वो तुम्हें फाइल के एंड में चाहिए, या वो तुम्हें हर क्या कहते हैं सेल, जिस सेल में वो चीज रन हो रही है वो तुम्हें उस सेल के एंड में चाहिए. क्योंकि यूजुअली होता क्या है पाइथन के साथ कि वो तुम्हारा वरना पूरा पहले लाइक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो सारे ग्राफ अलग से जनरेट करेगा. बट व्हेन यू लाइक पास ऑन दिस फंक्शन दैट इज कमांड मैटप्लॉटलिब इनलाइन, तो वो एग्जैक्टली जिस लाइन पे तुमने उसको प्लॉट करने का कमांड दिया होगा वो एग्जैक्टली उसी सेल के नीचे उस ग्राफ को प्लॉट कर देगा. So rather than plotting all the graphs at the end together, it will like dynamically plot all your graphs with the execution. That's all matplotlib inline does. बाकी ये जो तुम्हारा import OS है and os.list directory, this is just like used to तुम्हारा import the data set. तो यहाँ पे इन्होंने basically list directory बता दिया है input का. That's all.
तो दिस लाइक अगर तुम ये देखोगे तो दिस इज एक बहुत ही बेसिक सा ग्राफ. इसमें तुम्हारे पास x का कोई लेबल नहीं है, y का कोई लेबल नहीं है, तुम्हारी लाइन का कलर इज अ बेसिक ब्लू. So we can actually change that using a few functions. So सबसे पहले तो what we do is plt dot plot again. Only this time we give the color and color को basically हमें RGB format में देना होता है. So this is your red channel, your blue channel, your green channel and your blue channel. And x पे label add करने के लिए all you have to do is plt dot x label. Y label add करने के लिए you have the function plt dot y label. And then you have plt dot title to add title to the complete graph, and then plt dot row again to like visualize your graph. बस. Next ये come. एक डाउट है, हाँ वो जो पूछो. मैटप्लॉटलिब इनलाइन था, अगर ये पीएलटी डॉट अगर मैं वो नहीं लिखता मैं, तो अगर मैं इस पे कंट्रोल एंटर दबाता जुपिटर नोटबुक में, तो वो शो नहीं होता ये वाला ग्राफ. Unless and until तुम like plt dot show करते तब तक नहीं होता. अगर जैसे मैंने इन्होंने यहाँ पे plt dot show कर रखा है, ठीक है, तो even if they don't write matplotlib inline, इनका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाता है. ठीक है. इन केस यहाँ पे से मैं plt dot show रिमूव कर दूंगा, तो सेल एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को बस ये बताएगा कि देयर वाज अ मैटप्लॉटलिब का फंक्शन कॉल्ड जिसका जो ग्राफ है वो जनरेट हो करके इस मेमोरी वैल्यू पे स्टोर किया हुआ है. ओके, तो अगर मैं परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन लिख दूं और पीएलटी डॉट शो नहीं लिखूं, तो कंट्रोल एंटर पे ग्राफ आ जाएगा. हाँ, आ जाना चाहिए. लाइक आ जाता है. मेरे को जो याद है यूजुअली आ जाता था, तो हाँ, इसमें पीएलटी डॉट शो यूज कर रहे हैं. plt dot show यूजुअली हम तब यूज करते हैं इन केस हमने परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन यूज नहीं करा है. एंड ऑनेस्टली मैं कभी भी पर्सन मैटप्लॉटलिब इनलाइन यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को जहाँ ग्राफ देखना होता है आई यूजुअली जस्ट यूज द plt dot show फंक्शन आफ्टर एडिंग एवरीथिंग. So the next function is कि what if you want to visualize two parameters of the data set together. Like यहाँ पे तो देखो हमने यहाँ पे अपने arrays खुद से define करे हैं, लेकिन there's a chance कि तुम यहाँ पे अपने जो arrays है तुम खुद से define नहीं करोगे, यहाँ पे तुम्हारी proper data set के columns जाएंगे. ठीक है. So in that case what can happen is कि मान के चलो तुम्हारे पास दो अलग अलग years हैं, and उन दो अलग अलग years में there's a fluctuation of price of any item for the 12 months. And now you want to compare कि दोनों अलग अलग years में जो price का fluctuation था वो किस टाइप से था. तो उसके लिए what we can do is कि we can plot both of the like graphs together. तो plt dot show से यहाँ पे हमारे पास ये फायदा होगा कि देखो इसने जो दोनों ग्राफ्स हैं वो साथ में प्लॉट करें. इन केस मैं यहाँ पे plt डॉट शो नहीं करता तो आई गेस मेरे दोनों ग्राफ्स अलग अलग प्लॉट होते हैं. तो देखो इन्होंने यहाँ पे ट्राई आउट नहीं कर सकते, क्या इंटरेक्टिव नहीं है ये, मतलब इस पे ट्राई आउट कर सकते हैं. नहीं, ये इंटरेक्टिव कर्नल नहीं है. लाइक इफ यू गाइस वांट मैं अपने जुपिटर नोटबुक पे रन करके दिखा सकता हूँ. लाइक लेट्स डू दैट ओनली. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो आई गेस पहले वाले सेक्शन में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, इस वाले में
So let's just start plotting the multiple graphs वाला एक बार. नहीं, साथ में ही प्लॉट हुआ. और आपने परसेंटेज मैट प्लॉट पे पिक मैंने परसेंटेज भी नहीं लगाया. अपने आप आ गया. बेसिकली कोलैब का या तो आई आई एक्चुअली हैव नो आइडिया कि ये या तो कोलैब के कुछ फीचर्स हैं या नोटबुक के कुछ फीचर्स हैं जो इस चीज को यूजुअली वो कर देते हैं. बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं पहले पहले जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा था, इफ आई एक्चुअली मिस्ड अपना परसेंटेज मैट प्लॉट लिब, तो वी यूज टू गेट अ टेक्स्ट वाला वो कि ग्राफ हैज बीन जनरेटेड है. आई गेस कहीं ना कहीं होगा वो भी. एनीवेज हम इस तरह से लाइक मल्टीपल ग्राफ्स को साथ में प्लॉट कर सकते हैं. एंड इन्होंने तो मतलब इस तरह से रखा है, लेट्स टेक टू ग्राफ्स ऑन द सेम स्केल एक बार. So देखो, basically this is how we get a comparison graph between two different arrays having like the same dimensions. तो हम इस तरह से मतलब इन ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं अपने डेटा सेट को विजुअलाइज करने के लिए. एंड देन वी कैन एक्चुअली सी कि मतलब जो हमारे डेटा सेट का ट्रेंड है वो लीनियर है या वो बेसिकली नॉन लीनियर टाइप का है. किस तरह से हमें कौन सा एल्गो पे यूज करना पड़ेगा. दिस इज हाउ लाइक वी यूजुअली visualize our data set. The next function that they have shown is the multiple line and styling. So अब अगर हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें लाइक वी हैव मोर देन टू, मान के चलो 6-7 लाइंस एक साथ प्लॉट कर रहे हैं हम. सो इट एक्चुअली गेट्स अ बिट कंफ्यूजिंग. तो उसके लिए तुम बेसिकली लाइन की वैल्यूज, लाइन के टाइप्स को चेंज कर सकते हो. बेसिकली अगर तुम्हें डॉटेड लाइन चाहिए, सो ऑल यू नीड टू डू इज कि डॉट प्लॉट के साथ तुम्हें लाइन का टाइप मेंशन कर देना होगा. Then you have letting pandas make the data simpler. So मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो simple है. Then next you have bar charts as well. मान के चलो तुम्हारे पास डेटा सेट है जिसमें लाइक तुम्हारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं एंड
उन मल्टीपल कॉलम्स में कुछ ऐसे रोज हैं जो सेम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं एंड देन वी हैव टेस्ट स्कोर्स बाय कंट्री। तो हम उस चीज को भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग द बार चार्ट। एंड फिर इनका मतलब मेन जो तुम्हारा विजुअलाइजेशन का यूज होता है वो यहाँ पे ये होता है, इस टाइप के विजुअलाइजेशन का यूज इज बेसिकली डन तुम्हारे क्लास की वैल्यूज देखने के लिए। जो तुम्हारे कुछ क्लासेस होते हैं डेटा टाइप डेटा सेट में, दे बिलोंग टू लाइक तुम्हारा क्या कहते हैं द ऑब्जेक्ट क्लास। सो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट दे आर बेसिकली तुम्हारे कैटेगरीज। तो तुम कैटेगरीज को विजुअलाइज करते हो यूजिंग दीज बार प्लॉट, जहाँ पे तुम पर कैटेगरी का काउंट निकालते हो। नाउ तुम्हारे डेटा सेट के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि योर डेटा सेट मस्ट नॉट बी स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है कि लाइक तुम्हारे डेटा सेट में जो भी स्प्लिट होता है कि अगर मान के चलो कि मेरे डेटा सेट में एक कैटेगरी है जेंडर एंड जेंडर में वी हैव मेल एंड फीमेल। तो व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास जितने मेल कैटेगरीज के डेटा पॉइंट्स हो उतने ही फीमेल कैटेगरीज के डेटा पॉइंट्स हो। लाइक वी वांट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इन केस द डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल तो हम ये देखते हैं कि हमारे मॉडल में जो एक बायस आ जाता है एंड दैट बायस इज Oh, sorry, bias. बायस। बेसिकली बायस ये तुम्हारा वेट वाला बायस नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला बायस है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज मेल एंड फीमेल एंड मेरा जो डेटा सेट है दैट इज फीमेल डोमिनेंट, मान के चलो वी हैव 95% ऑफ द डेटा सेट बिलोंगिंग टू द फीमेल क्लास। तो मेरा जो मॉडल बनाऊंगा मैं उस डेटा सेट को यूज करके, दैट विल परफॉर्म मच बेटर ऑन द फीमेल data points as compared to the male data points. That is the only thing कि हमारा जो मॉडल है वो एक सिलेक्टिव कैटेगरी की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देके उस पर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। सिमिलरली अगर हम ये देखेंगे कि दिस कैन ऑल्सो हैपन विथ योर टारगेट क्लास। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे को एक प्रिडिक्शन एल्गो बनाना है जहाँ पे आई एक्चुअली नीड टू प्रिडिक्ट कि इफ अ गिवन इमेज इज अ कैट और अ डॉग। एंड मैंने अपने मॉडल को क्या करा, आई शोड देम 90 इमेजेस ऑफ कैट्स एंड मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे बस डॉग्स की 10 इमेजेस दी। तो जो मेरा डेटा सेट है, जो मेरा एक्चुअल मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट है, दैट इज टोटली कैट डोमिनेंट, क्योंकि द मॉडल हैज 90 images to learn from about cats and only 10 images to learn from about dogs. तो अगर फ्यूचर में मैं उसे कोई रैंडम इमेज देता हूँ तो व्हाट माय मॉडल डज इज कि वो इतना ज्यादा बायस हो जाता है कि इट डज नॉट इवन लुक एट द इमेज, इट स्ट्रेट अवे टेल्स मी कि यार ये कैट होगा। दैट्स व्हाट बायस एक्चुअली इज। तो हम यूजुअली ये प्रेफर करते हैं कि हमारा जो मतलब इनपुट डेटा सेट हो दैट मस्ट बी लाइक इक्वली बैलेंस्ड। इक्वली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मतलब जो रेशियो हो वो 55-45 चले। ऐसा नहीं है कि मतलब 70-30 का रेशियो है, तो दैट इज लाइक बहुत ही ज्यादा खराब डेटा सेट के लिए। तो यूजुअली दैट इज लाइक विजुअलाइज यूजिंग दीज बार प्लॉट, जहाँ पे हम पर कैटेगरी के काउंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बार चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम्स which are like the same. इसके अलावा there's like तुम्हारे हिस्टोग्राम में and then you have the scatter plot. So the very best thing about having a scatter plot is जहाँ पे तुम्हें बेसिक से मशीन लर्निंग एल्गोस यूज करने होते हैं, लाइक तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन हो गया या तुम्हारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया। तो व्हाट अ स्कैटर प्लॉट डज इज कि अगर तुम्हारे पास मान के चलो कि बस 2 डायमेंशनल डेटा है तो वो 2 डायमेंशनल डेटा को तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में इजीली प्लॉट कर देगा। एंड उसके बाद तुम इस डेटा सेट के प्लॉट को देख के बता सकते हो कि तुम्हारा जो बेस्ट एल्गो है वो क्या लगेगा, कि whether you should go for a polynomial regression or you should go for a linear regression. Like in case अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो I'll find that कि हमारे जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये एक्चुअली में एक लीनियर लाइन में लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे रिमाइंडर पॉइंट्स हैं वो इस लाइन से काफी दूर लाई कर रहे हैं। सो व्हाट आई वुड रादर डू इज कि अगर मतलब मैं एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो मेरे सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करेगा।
लेकिन इफ आई यूज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन लाइन ऑफ द डिग्री 3 जिसकी एक्सिस में हल्की सी शिफ्ट कर दूं, तो वो एक्चुअली में लाइक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कवर कर लेगा. बेसिकली अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल लाइन would like cross your x axis twice, right? It should cross thrice. Like 3 is the number of times it will actually change the क्या कहते हैं डोमेन तुम्हारा पॉजिटिव y से नेगेटिव y. स्लोप कहते हैं। स्लोप यार नहीं स्लोप, हाँ बेसिकली स्लोप बोलो या फिर तुम ये बोलो कि वो और तुम्हारी एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा. सो इन केस मैं तुम्हारा क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कर्व लेता हूँ एंड आई शिफ्ट इट्स एक्सिस टू दिस लीनियर लाइन, तो अब जो मेरे पास कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा जो इन सारे पॉइंट्स को कवर कर सकता है. समझे? समझ में आया कुछ? जी वरना मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ. लाइक इन केस क्लियर नहीं है तो मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ. कर दीजिए। हाँ फिर कर ही देते हैं, एक सेकेंड. सो लाइक जो पहला केस है वो तो ये है कि मैंने एक नॉर्मल सी तुम्हारी लीनियर लाइन ड्रॉ कर दी इन डेटा पॉइंट्स के अराउंड. लेकिन इस लीनियर लाइन के साथ दिक्कत क्या है तुम्हारे लिए कि जो मेरे ये पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, these yellow points actually lie बहुत ही farther away from my linear line. तो इनके वजह से जो एरर्स आएंगे मेरे डेटा सेट में वो बहुत ही ज्यादा हाई होंगे. सो व्हाट आई कैन डू इस लाइक ग्राफ को विजुअलाइज करने के बाद, इस स्कैटर को विजुअलाइज करने के बाद कि अ पॉलिनोमियल फिट वुड सूट मच बेटर ऑन माय डेटा सेट. एंड पॉलिनोमियल फिट भी किस साइज का? सो वी हैव लाइक dual degree, we have triple degree, we have 4 degree polynomial curves. So what I see is कि in case जो मेरी polynomial curve है, in case ये अपने क्या कहते हैं एक्सिस को 2 बार चेंज करे तो मेरा काम बन जाएगा. Like changing its axis twice would work easily for me. So we can use a polynomial kernel having the degree 3 and वो basically किस तरह से ट्रेन होगा, वो तुम्हारा इस तरह से ट्रेन होगा कि it will like go up here, तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा इस पॉइंट तक, फिर नीचे आएगा एंड देन इस तरह से जाते हुए वो इस तरह से निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल कर्नल दैट एक्चुअली गोज लाइक दिस, तो मेरा डेटा जो है उसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू मेरी लीनियर लाइन. So this is why we actually use our क्या कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज इट गिव्स अस अ बेसिक आइडिया कि मेरे को एक्चुअली में लीनियर रिग्रेशन काम करेगा भी या नहीं करेगा, और शुड आई गो फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन या मेरे पास और कोई तरीका होना चाहिए अपने डेटा को लाइक अपनी मशीन लर्निंग एल्गो को लगाने का. So this is the main reason we use a scattered plot on a 2-dimensional data set. यूजुअली हमारे पास 2-dimensional डेटा सेट होता नहीं है काम करने वक्त, लेकिन इन केस वी आर लाइक परफॉर्मिंग तुम्हारा क्या कहते हैं पीसीए, जहाँ पे यू बेसिकली एक्सट्रैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द डेटा, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट यूज पीसीए टू इम्पोर्ट टू लाइक एक्सट्रैक्ट ओनली 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड उस पर फिर तुम लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा सकते हो. भाई पीसीए एक्सप्लेन कर. क्या पीसीए? So PCA actually stands for तुम्हारा principal component analysis. Let me just show you. Wait a second. So देखो तुम्हारे पास एक्चुअल में जो तुम्हारा आइरिस डेटा सेट है वो इतना स्मॉल है नहीं कि वो तुम 3 एक्सिस में प्लॉट कर दो.
ठीक है। तुम्हारा एरिस का जो डेटा सेट है दैट एक्चुअली हैज क्या कहते हैं तुम्हारे 4 डिफरेंट वैल्यूज। आई गेस 4, हाँ। इट कंटेन्स 4 डिफरेंट वैल्यूज, जहाँ पे तुम्हारा आई गेस पेटल का साइज होता है, पेटल का कलर होता है, एंड उसके अलावा लाइक पेस्टल का साइज वगैरह कुछ ऐसे ही होता है। मतलब इट इज अ 4 डायमेंशनल डेटा सेट। और फीचर्स बोले। हाँ, 4 फीचर्स जिसे हम कह सकते हैं कि इट हैज 4 डिफरेंट फीचर्स। तो ऑब्वियसली हम इसे किसी भी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल प्लॉट में विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्हाट पीसी एक्चुअली डज इज कि वो इन 4 फीचर्स में से तुम जितना उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलोगे वो उतने ही फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने 3 कर रखे हैं, तो व्हाट पीसी एक्चुअली डज इज कि वो गिवन नंबर ऑफ n फीचर्स में से एग्जैक्टली तुम्हारे m फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा जिन m फीचर्स को तुम विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वी कैन एक्चुअली रन दिस होल कोड एंड हम ये देख सकते हैं कि हमारा काम कैसे करता है ये। तो देखो यहाँ पे अगर हमने n component 3 ले रखा है तो वी गेट द सेम 3 dimensional ग्राफ, राइट। लेकिन what if I change this number of component to like 2? तो 2D प्लॉट बनाना पड़ेगा ना इसको। हाँ, 2D प्लॉट बनाना पड़ेगा, वही कर रहा हूँ अब मैं। मेरे को लगा था कि इसमें मिनिमम चेंज करके हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। ये क्या है? हाँ, एक सेकेंड यार, एक्चुअली में दिक्कत हो रही है यहाँ पे एक्स एंड वाई में। क्या किया, वाई को आइरिस का टारगेट ले लिया है, एक्स को फीचर्स वो कर दिया, एंड देन
यार एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एरर क्या आ रहा है। जस्ट गिव मी लाइक अ मिनट, कैरेक्टर करके देखते हैं एक बार सबको। हाँ हाँ, तो बेसिकली वही है। यही, तो इसने बेसिकली क्या किया कि एक्स जो तुम्हारा 4 डिमेंशनल डेटा था, इसने उसमें से तुम्हारे एग्जैक्टली 2 फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए एंड उन दोनों फीचर्स को यहाँ प्लॉट कर दिया है। सो सिमिलरली लाइक जैसे ऊपर ऊपर वाले केस में उन्होंने ये करा था कि इस केस में उन्होंने ये करा है कि उन्होंने 3 फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे एंड उन 3 फीचर्स को यहाँ प्लॉट कर दिया है। तो आई गेस मेरे को यार कोड सही से देखना पड़ेगा, देन वी कैन लाइक डू इट फॉर आवर ओन वो टू, कि हर क्लास के अलग अलग से हम अलग अलग कलर्स में दिखा पाए। तो बेसिकली व्हाट पीसी एक्चुअली डज इज कि वो तुम्हें अलाउ करता है अपने किसी भी मल्टी डिमेंशनल में एन डिमेंशनल डेटा से एग्जैक्ट एम नंबर ऑफ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने 4 डिमेंशनल डेटा से एग्जैक्टली 3 फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे थे जिन्हें ये एक्स वाई जेड एक्सिस में प्लॉट कर रहे थे। ये बस यहाँ में scikit-learn में फंक्शन है, बस ये इसका पीसीए का। हाँ, scikit-learn में सिंपल सा फंक्शन दे रखा है like sklearn import decomposition and then pca is equal to decomposition dot pca number of components। तो यूजुअली मतलब हम ये करते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई बहुत ही लार्ज साइज का डेटा सेट है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स है एंड अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उसमें से कौन सा कॉलम लें, सारे मान के चलो न्यूमेरिकल कॉलम है एंड हमें किसी भी कॉलम का वो नहीं दे रखा है डिटेल। लाइक एक तो होता है कि तुम्हारे डेटा सेट में हर एक पॉइंट की तुम्हें डिटेल दी हुई होती है कि व्हाट डज दिस कॉलम रेफर, व्हाट डज दिस कॉलम रेफर एंड व्हाट डज दिस कॉलम रेफर। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल डेटा सेट्स होते हैं जिनमें वो चीजें तुम्हें नहीं बताई जाती है। लाइक देयर इज दिस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का डेटा सेट जिसमें तुम्हें किसी भी लाइक कॉलम का वो नहीं बताया हुआ है नेम कि what does this column actually represent, and since all of the points are normalized inside the column तो तुम देख के भी नहीं बता सकते कि इस कॉलम में क्या डेटा स्टोर किया गया होगा। तो अब उसमें क्या है कि तुम्हारे पास 28 डिफरेंट कॉलम्स है। तो अब तुम 20 या तो तुम 28 डिफरेंट कॉलम्स के साथ काम करो या तो फिर तुम्हारे साथ ये है कि तुम एक सिंपल सा मतलब मॉडल बनाओ जिसमें तुम अपने हिसाब से 2-2 कॉलम्स करके 3-3 कॉलम्स करके सेलेक्ट करो। और व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि तुम सीधे उसे मतलब पीसीए को फीड करो एंड यू गिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट यू वांट एंड व्हाट पीसीए डज इज कि वो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होगा वो उन कंपोनेंट्स को पिक कर लेगा तुम्हारे लिए एंड तो देन पूरा लाइक एल्गोरिथम है इसका। हाँ, इसका एक्चुअली में एल्गो है। इट एक्चुअली डज नॉट पिक देम। लाइक अगर तुम बैकएंड पे जाके देखोगे तो वो बेसिकली पिक नहीं करता है, इट एक्चुअली कैलकुलेट्स दीज एंड कंपोनेंट्स।
ये जो थ्री डिमेंशनल कंपोनेंट्स आते हैं, इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड यूजिंग अ मल्टीपल लीनियर इक्वेशन. लीनियर हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोवेरिएंस. नाउ देयर आर डेटा सेट्स जहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर मैं किसी एक कॉलम में वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो दूसरे कॉलम की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो सो दैट इज अ नेगेटिव कोवेरिएंस. बेसिकली हम डेटा में ये स्टडी करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं किसी एक फीचर की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो उस फीचर के कंपैरिजन में दूसरे फीचर की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. दैट इज व्हाट कोवेरिएंस एक्चुअली कैलकुलेट्स. एंड फिर वो उस कोवेरिएंस को ध्यान में रखते हुए जो है तुम्हारा एंड में तुम्हें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाल के देता है तुम्हारे डेटा के. 3 कंपोनेंट्स चाहिए तो तुम्हें 3 मिलते हैं, 4 चाहिए 4 मिलते हैं. दैट्स टोटली अपॉन यू. लाइक इन केस वी हैव 100 डिमेंशनल डेटा तो उसमें से 3 डिमेंशंस निकालना, मतलब उस केस में ये होगा कि बहुत सारे फीचर्स जो होंगे वो अंडर रिप्रेजेंटेड हो जाएंगे. तो यूजुअली हम ये करते हैं कि लाइक अगर हमारे पास 100 डिमेंशनल टैबुलर डेटा है तो से 10 निकाल लेते हैं इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से बेसिकली हम काम इन पीसीए. नेक्स्ट स्टैट प्लॉट्स है. स्टैट प्लॉट्स आज तक मैंने कभी यूज नहीं करा है, तो यू कैन लाइक स्टिल गो थ्रू देम ऑल. क्या पता तुम्हें कभी यूज करना पड़ जाए. दिस इज अ 3D ग्राफ दैट वी सॉ इन द पीसीए फिगर आल्सो. तो यहाँ पे वही है कि x है, y है एंड z है, एंड उसके बाद you just plot x, y and z together. Then you have a 3D scatter plot also, and इसके अलावा like you can have 3D तुम्हारे bar plots, you can have total 3D waves also, and end में आता है तुम्हारे पास plotting images. So usually जो मतलब हम real world problems में काम करते हैं when we talk about deep learning, तो deep learning में जो सबसे important topic आता है that is your image recognition or image classification. Basically any task that requires तुम्हारा OpenCV. So what we actually do is कि उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि image data को import करना पड़ेगा, and उसके बाद हम उस चीज को basically what actually an image data is कि वो तुम्हारा हर point का जो pixel value है उस पॉइंट पे तुम्हारे RGB चैनल के पिक्सल वैल्यूज को स्टोर करता है. एंड जब तुम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ब्लू चैनल को टोटली नल कर दिया, सो वी हैव ओनली द रेड एंड ग्रीन कलर चैनल.
Then we can also plot temperature maps using the CMap, जहाँ पे basically हर पिक्सल पे जो highest तुम्हारा RGB Z value होगी that is plotted. And then examine specific data range. Then you have histograms also. बस इतना ही था data visualization में. So the thing is कि मतलब जो एक बार लेकिन तीनों notebooks देख लेना तो all three of them are quite important. So the thing is कि like तुम्हारा जो machine learning किसी भी machine learning problem को approach करने का पहला step यही होता है कि तुम ये देखते हो कि तुम्हारा जो data का shape है वो कैसा है. In case you see कि जो तुम्हारा scattered plot या कोई सा भी plot आ रहा है that is a complete linear graph, so you can understand कि मतलब simple linear regression का problem है. In case you see कि कोई curve सा feature आ रहा है, so you can like use the polynomial regression feature. लेकिन in case what you find is कि तुम्हारा जो डेटा सेट है वो कोई सर्कुलर सा प्लॉट दे रहा है तुम्हें, या कोई ऐसा प्लॉट दे रहा है जिसे तुम लीनियर या पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करके वहां पे बेसिकली तुम्हें कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करना पड़ेगा. सो उन केसेस में वी हैव तुम्हारे के नियरेस्ट नेबर्स जो बेसिकली हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. के नियरेस्ट नेबर्स के बाद वी आल्सो हैव गॉसियन लीफ बेस, and इसके अलावा we have like different other functions too, like we have the SVM support vector machines, we have और random forest and decision trees हैं, we have boosted algos in machine learning too. तो इस तरह से मतलब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अपने डेटा के प्लॉट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या यूज करना है. ये So, सर्कल वाले एग्जांपल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई सकते हैं. क्या सर्कुलर वाले के ऊपर में जो आपने एग्जांपल दिया था कि सर्कुलर टाइप का डेटा सेट है तो उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई सकते हैं. सर्कल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का तुम्हारा आउटपुट कैसा होता है बताओ? इसमें यस एंड नो ही आता है. नहीं, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो तो मतलब तुम एज अ क्लासिफाइड यूज करोगे तो यू गेट अ यस और नो. लेकिन अगर तुमने मतलब रिग्रेशन के टाइम पे तुम देखोगे तो व्हाट इट एक्चुअली डज इज कि वो एंड में एक सिग्मॉइड वो लगाता है, सिग्मॉइड कर्व देता है तुम्हें, है ना, जहाँ पे तुम थ्रेशोल्ड फिक्स करते हो, जिस थ्रेशोल्ड से ऊपर की सारी वैल्यूज को तुम्हें ट्रूथ लेना है, उस थ्रेशोल्ड के नीचे की सारी वैल्यूज को. तो इसमें इसे तुम सर्कल में कैसे यूज करोगे? बेसिकली जब सर्कुलर डेटा आता है तो उन केसेस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो यूज नहीं कर सकते. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेसिकली यूज जब तुम्हारे पास जो डेटा है वो तुम देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर वाई के रेंज में लाई कर रहा है. लाइक एक होता है कि तुम्हारा एक्स वाई का डेटा एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज एक्स इंक्रीजेस एंड वाई इंक्रीजेस. एक तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा जो डेटा है वो वाई की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक ही है एंड एक्स की वैल्यूज लंबी जा रही है, तुम्हारी लंबी खिंच रही है. तो उन केसेस में तुम ये कर सकते हो कि तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर दिया अपने डेटा सेट के लिए. लेकिन अगेन उसमें भी तुम्हें मतलब ये देखना होगा कि जो तुम्हारा क्लासिफायर है तो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन रिग्रेशन के लिए अगेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वुड नॉट बी सूटेड बिकॉज तुम्हारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कर्व है वो कभी पीछे की तरफ वापस नहीं आएगा. सही कह रहे हो. एक्चुअली मैं डिसीजन बाउंड्री कंफ्यूज हो गया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अच्छा. उसमें भी मतलब सर्कुलर डिसीजन बाउंड्रीज बनती है. तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर किसी को और कुछ डाउट है, अब तक जितना कवर करा उसमें तो पूछ लो. आप आगे साइकिट में भी पढ़ाओ.
एग्जैक्टली साइकिल यार देखो मेरा कोई वो मकसद पढ़ाने का नहीं है, ठीक है, बिकॉज इतना मेरे को भी नहीं आता कि मैं पढ़ा पाऊँ। व्हाट